हेलो स्टूडेंट, जब हमने टी टेस्ट को डिस्क्राइब किया था तो हमने देखा था कि सैंपल 1 या 2 होने पर हम क्या करते हैं, टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। सैंपल 1 होने पे हमें देखते हैं कि सैंपल साइज़ क्या है। सैंपल साइज में अगर लेस देन 30 है तो हम देखते हैं कि क्या पॉपुलेशन का पैरामीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। पॉपुलेशन का पैरामीटर मीन्स दैट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर नॉन है तो हम टी टेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यदि नॉन नहीं है तो हम क्या करते हैं, टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। सैंपल 1 एक सैंपल होने पे, सैंपल का साइज लेस देन 30 होने पे एंड पॉपुलेशन का पैरामीटर नॉन नहीं होने पर हम क्या करते हैं, टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमने देखा था कि 2 सैंपल हों और सैंपल साइज 30 हो। 2 सैंपल होने और सैंपल साइज 30 होने पर हमें देखते हैं कि क्या सैंपल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी तरीके से लिंक होना, कोई इफेक्ट पड़ना एक सैंपल का दूसरे सैंपल पे, या किसी भी तरह का आफ्टर या बिफोर करके कोई हमको कुछ डेटा दे के रखा हो तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये डिपेंडेंट सैंपल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं दे के रखा तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल है। अब लास्ट में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि जो दोनों डेटा थे वो किसी भी तरीके से इंटरलिंक नहीं थे, किसी का एक डाटा का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं था, है ना, कोई भी लिंक, किसी भी तरीके से लिंक नहीं थे। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। यहाँ पे एक डेटा दूसरे डेटा से क्या हो सकता है, लिंक हो सकता है, एक का दूसरे पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन दिए हुए हों तो वहाँ पे हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। हाँ, इसको करने की मेथड थोड़ी सी अलग है ना। ऑफकोर्स जब हमने इंडिपेंडेंट सैंपल या डिपेंडेंट सैंपल दोनों को जब अलग अलग देख रहे हैं तो ऑफकोर्स दोनों में सॉल्यूशन का मेथड भी थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। आइए हम एक क्वेश्चन लेके फिर इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ a sample were given a test in mathematics. They were given a month's tuition and a second test was held at the end of it. Yeah, do the marks give evidence that the student have benefit by the extra coaching? हमको स्टूडेंट के सीरियल नंबर देके रखे यहाँ पे 1 to 10, मार्क्स देके रखे उनके फर्स्ट टेस्ट के एंड मार्क्स देके रखे सेकेंड टेस्ट के। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कितने सैंपल हैं, 2 सैंपल हैं, एक टेस्ट 1 है एंड एक टेस्ट 2 है। सैंपल साइज की बात करें तो यहाँ पे सैंपल साइज क्या है, 10 स्टूडेंट है ना। 10 स्टूडेंट के हमने सैंपल लिया है तो यहाँ पे सैंपल साइज क्या होगा, 10, मतलब 2 सैंपल हैं एंड सैंपल साइज क्या है, लेस देन 30 है। हम देखेंगे सैंपल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आप देख रहे थे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने जो 10 स्टूडेंट हैं इनका हमने एक टेस्ट लिया है मैथमेटिक्स का, और फिर हमने उनको 1 महीने तक कोचिंग दी, और फिर कोचिंग 1 महीने जब खत्म हुई तो हमने फिर से उनका टेस्ट लिया और फिर हमने उनके मार्क्स किए हैं, नोट किए हैं। आप यहाँ पे देखो कि ये दोनों ही सैंपल क्या है ना, एक दूसरे से कहीं इफेक्टेड बता रहे हैं हम, है ना, कि एक सैंपल क्या है, एक सैंपल बिना एजुकेशन, बिना ट्यूशन के इफेक्टेड के, विदाउट है ट्यूशन से, एंड दूसरा ट्यूशन से इफेक्टेड का है ना। मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही क्या है, एक दूसरे से लिंक है स्टूडेंट जो है ना। एक ट्यूशन है ना स्टडी के पहले का है, एक स्टडी के बाद का है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया हो कि डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट किस तरीके से होते चेक करते हैं, है ना, कि दोनों ही सैंपल क्या हो, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से इंटरलिंक हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले बस वही मेथड होगी हम पास। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हाइपोथेसिस सेट करते हैं। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस करेंगे म्यू इक्वल टू 0। नल हाइपोथेसिस हम जो सेट करेंगे वो क्या है, 0 है या 0 से लेस देन है। मीन्स इसका मीन्स ये होता है कि यहाँ पे ये जो दोनों ही टेस्ट हैं इन दोनों में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ना। अगर नल हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से क्या है, बड़ा है। हाइपोथेसिस सेट करने के बाद हम सेट करते हैं अल्फा, जहाँ पे हम कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करें, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, इसलिए हमने अल्फा सेट कर दिया 0.05। नेक्स्ट हम डिग्री ऑफ फ्रीडम सेट करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे तो 2 सैंपल है तो क्या लगा है फॉर्मूला,
दो सैंपल होने पर भी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, वही 10 स्टूडेंट पहले हैं, वही 10 स्टूडेंट बाद में भी हैं, तो हम दो अलग अलग नहीं लेके एक ही लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे n1 माइनस 1, ओके, मीन्स n-1। कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 9, ओके। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया यहाँ पे हमारा 9। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेट करने के बाद अब हम इसके क्या देखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे, ओके। अब टेबल में हम वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 2 टेल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। आप देखिए यहाँ पे 9 की जो वैल्यू है 2 सैंपल टी टेस्ट में वो है 2.26, ओके। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमको यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है, टेबल वैल्यू, वो क्या है 2.26, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गई हमारी 2.26। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेड करेंगे कैलकुलेट वैल्यू टी टेस्ट की। कंप्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको जो मार्क्स देके रखे हैं टेस्ट फर्स्ट के एंड टेस्ट सेकंड के, हम दोनों ही एक कॉलम में नोट कर लेंगे। अब देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्क्स फर्स्ट टेस्ट लिखा है एंड मार्क्स सेकंड टेस्ट लिखा है, ओके। अब नेक्स्ट कॉलम में हम इन दोनों मार्क्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस मीन्स ग्रेटर हुआ है या लेस देन हुआ है। तो हम सेकंड के जो कॉलम है इसकी वैल्यू को फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा 10 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू +1, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, 10 माइनस 9 +1, 8 माइनस 6 +2, 7 माइनस 8 -1, है ना। इस तरीके से हम सारी कर लेंगे। ये हमने निकाल लिया डिफरेंस। अब आप ध्यान करो कि हम पहले जब टेस्टिंग करते थे तो हम क्या कैलकुलेट करते थे, आपको ध्यान होगा हम मीन कैलकुलेट करते थे, ओके। तो यहाँ पे हम ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है वो इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हम ये जो डिफरेंस का जो कॉलम है, जो डी कॉलम है, हम इसका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, समेशन डी। तो हमने समेशन किया तो इसकी वैल्यू आई 5। इस 5 वैल्यू को हमने कितने नंबर है, नंबर से 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड किया तो उसका मीन कैलकुलेट हो गया 0.5। हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाया है, डी बार इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, 5/10 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 0.5, ओके। अब क्या करेंगे, हम मीन आ गया हमारे पास। अब हम इस डी की वैल्यू को इस एक्चुअल मीन से क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, मीन dx कैलकुलेट कर लेंगे। हमने क्या 1 माइनस 0.5 इजकल टू 0.5, नेक्स्ट 1 माइनस 0.5 इजकल टू 0.5, -1 एंड माइनस 0.5 इजकल टू माइनस का 1.5, ओके। इसी तरीके से हमने सभी के क्या कर लिए हैं, डेविएशन कैलकुलेट कर लिए हैं। डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.5 इंटू 0.25, 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25, ओके। तो हमने क्या करा, इस तरीके से जो डेविएशन हमको जो dx दे के रखा हमने इसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद अब हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे हम। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट में समेशन डी माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। हमने इसकी वैल्यू पुट करी है 16.5 डिवाइडेड बाय 10-1। सॉल्यूशन किया हमने तो उसकी वैल्यू आ गई है 1.354। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 1.354 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। अंडर रूट में n की वैल्यू क्या है, आ जाएगी आपकी 10। हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमें बस कैलकुलेट करना t की वैल्यू को। t की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बस फॉर्मूला है डी बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। हम यहाँ पे डी बार मीन से टी की जो मीन था हम उसकी वैल्यू लिखा हमने और नीचे स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू लिख दिया। तो बस जो वैल्यू आ गई है 1.168 ये क्या आ गई हमारी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। इस तरीके से हमने टी की कैलकुलेट वैल्यू भी क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। अब आप अगर आगे देखो तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कंपेरिजन करते हैं, है ना। कंपेरिजन कैसे करेंगे,
कैलकुलेट वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू दोनों को क्या कर देंगे, देखेंगे कि कौन सी बड़ी है एंड कौन सी छोटी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रिटिकल वैल्यू क्या है, बड़ी है, एंड कैलकुलेट वैल्यू हमारी क्या आई है, लेस आई है क्रिटिकल वैल्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, जब क्रिटिकल वैल्यू बड़ी होती है, टेबल वैल्यू जब बड़ी होती है तो हम क्या कहते हैं, हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है ना। आप स्टार्ट में भी देख रहे हैं क्या ये हमारी वैल्यू क्या है, ये जो एरिया था है ना हाइपोथेसिस में एक्सेप्टेड होती थी, हम उसके अंदर ही क्या है हमारी ये वैल्यू है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। ओके, अब यहाँ पे आप नीचे इंटरप्रिटेशन में लिख देंगे, नल हाइपोथेसिस म्यू डी इज इक्वल टू इज लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गई है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें नल हाइपोथेसिस क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल। यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, जो हम पर जो दोनों जो सैंपल दिया होता है सबसे पहले हम उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के बाद उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कैलकुलेट करने के बाद उस मीन से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, टी में इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको हम क्रिटिकल वैल्यू से यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करने के बाद हम जो इसमें अगर क्रिटिकल वैल्यू लेस है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। और अगर हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, बड़ी है, ग्रेटर है कैलकुलेट वैल्यू से, तो हमें नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। ओके है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस